सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग वसंत भाग 1 के पाठ 2 बचपन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इसकी लेखिका कृष्णा सोबती हैं। पिछले वीडियो में हमने कृष्णा सोबती के जीवनी के बारे में पढ़ा। ठीक है। अब उनके द्वारा लिखी गई बचपन पाठ को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। कृष्णा सोबती कहती हैं कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। लेखिका कहती हैं कि मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ कि मैं तुम्हारी नानी और दादी के समान हूँ। मतलब कि कृष्णा सोबती जब इस पाठ को लिखती हैं तो उस समय उनकी उम्र आपकी दादी और नानी के समान है। ठीक है। इसका मतलब कि जब इस पाठ को लेखिका लिख रही होती हैं तो उनकी उम्र उस समय 70-80 के आसपास होगी। ठीक है। लेखिका आगे कहती हैं कि परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। लेखिका कहती हैं कि मेरी उम्र जिस तरह से बढ़ी, मतलब मेरे उम्र के बढ़ने के साथ साथ मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले लेखिका को कैसे कपड़े पहनने पसंद थे? तो ये नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। मतलब कि लेखिका को पहले गहरे रंग के कपड़े पहनने पसंद थे। ठीक है। और लेखिका आज के बारे में भी बताती हैं कि आज उन्हें किस तरह के कपड़े पहनने पसंद है। ठीक है। मतलब कि लेखिका अपने बचपन की बातों को बताते हुए आज के समय के बारे में भी बताती हैं और अपने बचपन के समय और आज के समय की तुलना भी वो करती हैं कि उनके बचपन के समय में उन्हें किस तरह के कपड़े पहनने पसंद थे और उम्र बढ़ने के साथ साथ उन्हें अब कैसे कपड़े पहनने पसंद हैं। ठीक है। लेखिका कहती हैं कि अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं। ठीक है। गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। ठीक है। लेखिका कहती है पिछले दशक में तो मैंने तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। दशकों मतलब 10 वर्ष पहले फ्रॉक, फिर निकरवॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। ठीक है। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे पर फर टकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी कैसी थी तो प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। उसके बाद लेखिका कहती हैं कि मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। ठीक है। फ्रॉक और रिबन के साथ साथ उन्हें अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है।
बच्चों यहाँ मोजे और स्टॉकिंग, मोजे और स्टॉकिंग शब्द में क्या अंतर है? तो ये दोनों मोजे ही होते हैं, ठीक है, लेकिन जो जिसको हम मोजा कहते हैं, तो वो कैसा होता है? शॉर्ट होता है। और स्टॉकिंग जो होता है वो घुटने के ऊपर तक होता है, ठीक है। तो जो घुटने के ऊपर तक होता है उसको हम लोग स्टॉकिंग कहते हैं। उसके बाद लेखिका कहती हैं कि बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। लेखिका कहती हैं कि हम बच्चे जो थे इतवार की सुबह किस काम में लगाते थे? तो अपने मोजे धोने में। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती, ठीक है। लेखिका कहती हैं कि इतवार को क्या क्या काम किया करती थी? तो पहले वो अपने मोजे धोती थी, उसके बाद जूतों पर पॉलिश करके उसे चमकाती थी। उसके बाद कहती हैं कि सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। सरवर यहाँ एक लड़के को ये करके कहा गया है, जैसे एक लड़के का बच्चे का नाम है और उसको उससे लेखिका जो है अपनी बचपन की बातों को बताती हैं। कहती है सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है, ठीक है। लेखिका कहती है कि आजकल के जो जूते हैं वो हमारे ज़माने के जूतों की तुलना में ज़्यादा आरामदेह होते हैं। लेखिका अपने समय के जूतों के बारे में बताते हुए कहती हैं कि हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। लेखिका कहती हैं कि हमारे समय में जो जूते मिलते थे वो जब नए नए जूते होते थे तो उसको जब हम पहनते थे तो पैरों में क्या छाले पड़ जाते थे, इसलिए जब भी लंबी दूरी पर जाना होता था तो उन्हें अपने साथ रुई रखना पड़ता था। और इसको बताते हुए लेखिका कहती हैं कि हमारे और तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है, मतलब बहुत अंतर आ चुका है, ठीक है। अब लेखिका कहती है कि हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था लेखिका के लिए, यह एक मुश्किल काम था। क्या? तो ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल को पीना, ठीक है। और लेकिन हर शनिवार को लेखिका को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जैसे ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीने से पेट के कीड़े जो होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी बीमारियों से सुरक्षा के लिए उस तेल को पीना पड़ता था। अब लेखिका कहती हैं कि छोटे से शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली आने लगती, ठीक है। लेखिका को वो जो कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था तो एक शीशे का गिलास था जिस पर कि एक निशान लगा हुआ रहता था, ठीक है। उस निशान तक ही उस ऑयल को पीना पड़ता था, ठीक है। लेखिका कहती है कि उसको देखते ही उन्हें कैसा महसूस होने लगता था? तो मितली आने लगती थी, मतलब उल्टी होने का अनुभव होने लगता था। कैसे? हम जब कोई ऐसी चीज़ जो हमें पसंद नहीं हो और उसको हम लोग जब देखते हैं ऐसा लगता है कि हमें वो खाना पड़ेगा, तो पहले ही हमारा मन क्या होने लगता है? खराब होने लगता है, ठीक है। तो उसी तरह लेखिका को ये तेल देखकर उनको लगता था। लेखिका कहती है कि मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, ठीक है।
ये शनिवारी दवा किसको कहा गया है? तो कैस्टर ऑयल और ये ऑलिव ऑयल को। लेखिका कहती है कि अगर उसको हम ना भी पीते तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा कचौड़ी समोसा जो है वो क्या हो गया है, तो पैटीज में बदल गया है। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए हैं। लेखिका कहती हैं कि उनके समय में कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। ग्रामोफोन यहाँ जैसे कि यहाँ आपको ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा है ये ग्रामोफोन है, ठीक है। ये जो है वो ग्रामोफोन है। तो लेखिका कहती है कि हमारे समय में कुछ घरों में क्या था, ग्रामोफोन था, ठीक है। उनके समय में रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे, ठीक है। मनोरंजन का क्या साधन था, तो ये ग्रामोफोन, जिससे लोग गाना सुना करते थे। अब लेखिका कहती है कि हमारे बचपन की कुल्फी जो है वो आइसक्रीम हो गई है, ये आइसक्रीम। और लेखिका के बचपन में क्या मिलता था, तो सिर्फ कुल्फी। उसके बाद कहती है लेखिका कि कचौड़ी समोसा जो है वो अब किस रूप में बदल गया है, तो पैटीज के रूप में, ठीक है। अभी हमको जो मार्केट में पैटीज मिलता है, तो उस समय लेखिका के बचपन के समय में वो पैटीज नहीं मिला करते थे। क्या मिलता था, तो सिर्फ ये कचौड़ी और समोसा, ठीक है। और शरबत के बारे में कहती हैं लेखिका कि सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत जो है अब किस रूप में बदल गए हैं, तो कोक पेप्सी के रूप में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विंटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल के ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खूब मनभावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, ठीक है। उन्हें लेखिका और उनके भाई बहन को हफ्ते में एक ही बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेखिका कहती हैं कि ये जो मतलब चॉकलेट जो था वो उनको हफ्ते में एक ही बार खरीदने की छूट थी। और सबसे ज़्यादा चॉकलेट किसके पास होता था, तो लेखिका के पास ही उसका स्टॉक सबसे ज़्यादा रहता था। लेखिका कहती है कि मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेकर खाती। शिमला के काफल भी उन्हें बहुत याद आते हैं। काफल कैसे होते थे, तो खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी, कसमल, ठीक है, जैसे कि यहाँ तस्वीर में दिखाया गया है। आगे लेखिका कहती हैं कि चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में, मतलब कि लेखिका को ये रसभरी, कसमल, इसके साथ साथ चेस्टनट भी काफ़ी पसंद था, जो कि आग पर भूनकर खाया जाता था। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण भी लेखिका को काफ़ी पसंद थे। लेखिका कहती हैं कि चने जोर गरम और उस पर जैसे कि ये जो उसका उस पर बुरक कर खाने के लिए जो मिलता था, तो वो भी लेखिका को काफ़ी
पसंद था। उसके साथ साथ अनारदाने का चूर्ण भी लेखिका को काफ़ी पसंद था। इस तरह से लेखिका कहती हैं कि उनके बचपन में जो भी चीज़ें उन्हें मिलती थी और उन्हें क्या क्या पसंद था खाना, वो उन चीज़ों का वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है, जैसा कि तस्वीर में भी आपको दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ ये जो दिखाया गया है ये चना जोर गरम जिसको जो कि चने से बनाया जाता है, वो भी लेखिका को काफ़ी पसंद था। लेखिका कहती हैं कि पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल था। मतलब कि चना जोर गरम के साथ एक पुड़िया मिलती थी मसाले वाली, तो उसको उस पर छिड़क कर खाने में, बुरक कर खाने में लेखिका को बड़ा मज़ा आता था। ठीक है, नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए, जैसा कि ये बनाया गया है। इसका वर्णन उन्होंने किया है कि नीचे से कैसी होती थी, तो एकदम तिरछी लपेटते हुए ऊपर चौड़ी, ताकि चना उससे आसानी से हथेली पर आ जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते और पूरा गिरजा मैदान जो है घूमने तक यह पुड़िया चलती। लेखिका कहती है कि छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। ठीक है। उसके बाद कहती है लेखिका कि शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। मतलब कि इस यहाँ पर लेखिका जो है शिमला रिज का वर्णन उन्होंने किया है, वहाँ के दृश्य का वर्णन किया है कि शाम के समय वहाँ का दृश्य कैसा हो जाता था। ठीक है, शाम के समय रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने एक पहाड़ था जिसका नाम क्या था, जाखू, और जो पास में चर्च था, जब वहाँ की घंटियाँ बजती थी तो ऐसा लगता था कि स्वयं भगवान यीशु जो हैं आ करके उनसे कुछ कह रहे हैं। ठीक है, सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, मतलब सूर्य अस्त हो रहे हैं। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने, स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। ठीक है, और शिमला रिज की उन्होंने शिमला रिज के दृश्य का वर्णन करते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि वहाँ का दृश्य शाम के समय में काफ़ी अच्छा लगता था। कब, तो सूर्यास्त के समय में। ठीक है, उसके बाद उन्होंने स्कैंडल पॉइंट की बात की है। वो कहती हैं कि स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। ठीक है, इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंभा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। ठीक है, दिखता क्या, तो एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है। वो जो हवाई जहाज होता था वो कैसा दिखता था, तो एक भारी भरकम पक्षी की तरह पंख फैलाकर। ठीक है, यह देखो और वह गायब, मतलब वह इतनी तेज रफ्तार से जाता था कि देखते ही देखते तुरंत गायब हो जाता था। ठीक है, उसके बाद लेखिका कहती हैं कि गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था।
वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक? दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगा। ठीक है। लेखिका को जो गाड़ी के मॉडल वाली दुकान थी, तो वो तो उसको तो लेखिका भूल नहीं पाई थी, लेकिन उसके साथ साथ एक और दुकान था जिसको अभी तक लेखिका नहीं भूल पाई थी। वो कौन सी दुकान थी? तो जहाँ पर कि लेखिका का पहला चश्मा बना था। ठीक है। और वहाँ जो आँखों के डॉक्टर थे वो क्या थे? तो अंग्रेज थे। ठीक है। लेखिका का जन्म तो कब हुआ है? तो 1925 ईस्वी में। ठीक है। 1925 ईस्वी में क्या था? हमारा देश जो है वो अंग्रेजों का गुलाम था। ठीक है। उस समय यहाँ अंग्रेज रहते थे हमारे देश में। तो उसी समय लेखिका की आंखों पर चश्मा लगा। तो जिस डॉक्टर के पास लेखिका अपनी आंखों का इलाज करवाती थी, वो डॉक्टर क्या थे? तो एक अंग्रेज थे। ठीक है। और लेखिका की आंखों पर चश्मा चूंकि बहुत ही कम उम्र में लग गया था, तो सभी लोग देख करके लेखिका से क्या पूछा करते थे? तो इस उम्र में आंखों पर ऐनक, ऐनक मतलब कि चश्मा, और उन्हें खाने पीने की सलाह देते थे। उन लोगों को लगता था कि लेखिका मतलब कि हम जैसे कहते हैं ना कि पौष्टिक आहार खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। ठीक है। तो वही लोग लेखिका को खाने पीने की सलाह दिया करते थे कि दूध पिया करो, हरी सब्जियां खाओ। तो लेखिका को थोड़ा अजीब लगता था। वो तुरंत डॉक्टर के द्वारा कही गई बात को दोहरा देती, कहती कि थोड़े दिन अगर मैं चश्मा पहनूंगी तो उसके बाद क्या होगा? मेरा चश्मा जो है वो उतर जाएगा। उसके बाद फिर लेखिका कहती हैं कि वैसे तो डॉक्टर ने आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक उनकी आंखों से उतरा नहीं। बस क्या हुआ? तो बस नंबर कम होता गया। लेखिका कहती हैं कि उनकी आंखों की रोशनी जो कम हो गई थी, तो क्यों हो गई थी? तो इसलिए कि लेखिका क्या करती थी कि दिन की रोशनी को छोड़कर वो रात में टेबल लैंप के सामने अपना काम करती थी। ठीक है। तो इसके अलावा और क्या होगा? ठीक है। अगर हम तेज रोशनी की जगह कम रोशनी में काम करेंगे तो हमारी आंखों में कमी तो आ ही जाएगी। तो लेखिका की आंखों में इसीलिए कमी आ गई थी क्योंकि वो रात में टेबल लैंप के सामने अपना काम किया करती थी। लेखिका कहती है कि जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। लेखिका कहती है कि जब पहली बार मेरी आंखों पर चश्मा लगा तो उनके चचेरे भाई उन्हें चिढ़ाया करते थे। क्या कहकर? तो आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, मतलब कि आंख पर चश्मा लगाया है ताकि दूर की दिखे, सूझना मतलब दिखना। यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। और कहते हैं कि लड़की को ये नहीं मालूम कि चश्मा पहन के उसका चेहरा कैसा हो गया है, तो लंगूर जैसा। लेखिका कहती है कि मैं खिजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। ठीक है। अब पहले तो यह सुन करके लेखिका काफ़ी गुस्सा करती हैं। ठीक है। उसके बाद जब उनके चचेरे भाई चले जाते हैं तो आईने के सामने जाकर बार बार अपने चेहरे को देखती हैं, कहती हैं और मन ही मन सोचती हैं, क्या सचमुच मैं लंगूर की जैसी लग रही हूँ? आगे कहती हैं लेखिका कि मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी। अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। ठीक है। लेखिका कहती हैं कि उसके बाद वो अपने छोटे भाई
का जो हैट है, टोपी है, उसको उठाकर सिर पर रखती है। वो भी उनको कुछ अजीब सा लगता है। लेकिन आज की बात लेखिका बताती हैं कि अब वो सब चीज़ें क्या है, मेरे चेहरे के साथ घुल मिल गई है। अब उनका चेहरा बिना चश्मा के भी कैसा लगता है, तो खाली खाली लगता है। उसके बाद लेखिका कहती हैं कि हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। और अब लेखिका को जो पहले टोपी लगाना भी अजीब लगता था, अब क्या है, तो उनको टोपी लगाना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। वो टोपी क्यों लगाती हैं, ताकि वो धूप से बच सके। कहती है लेखिका कि मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। क्या, तो टोपियाँ। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहज सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। मतलब टोपी पहनने से लेखिका का सिर क्या है, धूप से बच जाता है। जैसे धूप में हम जाते हैं तो अपने दुपट्टे को ओढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन लेखिका क्या करती है, दुपट्टे की जगह टोपी पहनती है, क्योंकि वो उनको सहज लगता है, सरल लगता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। ओके, धन्यवाद।